नमस्ते विद्यार्थी मित्रों, आपका मेरे इस YouTube चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। आशा है कि आपने मेरे YouTube चैनल की जो अभी मैंने हिंदी साहित्य की गद्य विधाएं इस पर पिछली बार हमने 4 वीडियो बनाए हैं, वो सब आपने देख लिए होंगे और आपको पसंद भी आ रहे होंगे। मेरी आपसे ये विनंती है कि कृपया आप उन वीडियो को ठीक तरह से सुनें और उसके नोट्स बनाएं। मुझे पूरी तरह से 100% ये गारंटी है कि यदि आप ये वीडियोस देखते हैं और अपने नोट्स बनाते हैं तो यह जो सिलेबस है आपके लिए बहुत ही आसान हो जाएगा परीक्षा में अच्छे क्रमांक पाने के लिए। मैं 100% गारंटी देती हूँ कि यदि आपने इतना भाग अच्छे से कर लिया तो इसके आने वाले जो यूनिट है इसके बाद में हमारे नेट सेट के पाठ्यक्रम में दिया हुआ है वह पढ़ने में समझने में आपको बहुत ही आसानी होगी। अब तक हमने हिंदी साहित्य की गद्य विधाएं में हिंदी नाटक और एकांकी के बारे में पढ़ लिया था और आगे हमने हिंदी निबंध का उद्भव और विकास पढ़ना शुरू कर दिया था। तो और हाँ, हो भी चुका था। उसके बाद हमारा हिंदी आलोचना यह भाग शुरू था। इसमें आइए देखते हैं अभी आगे। भारतेंदु के पश्चात परिचयात्मक आलोचना का अपेक्षाकृत गंभीर रूप बालकृष्ण भट्ट तथा बद्री नारायण चौधरी जिन्हें प्रेमघन की आलोचना में मिलता है। इन दोनों ने सन 1980 में लाला श्रीनिवास दास के संयोगिता स्वयंवर की आलोचना में मिलता है। कृपया नोट करें, लाला श्रीनिवास दास की रचना संयोगिता स्वयंवर, जो हिंदी प्रदीप और आनंद कादम्बिनी में थी। व्यावहारिक आलोचना के अतिरिक्त सैद्धांतिक आलोचना का सूत्रपात भारतेंदु ने अपने नाटक ग्रंथ से किया, जिसका उद्देश्य युगानुकूल नाटक रचना के सिद्धांतों का प्रतिपादन करके तत्कालीन नाटककारों को श्रेष्ठ नाटक लिखने के लिए प्रेरित करना था। नागरी प्रचारिणी पत्रिका के प्रकाशन से भारतेंदु युगीन परिचयात्मक आलोचना ने अनुसंधान और अनुशीलन का गंभीर रूप ग्रहण किया था। नागरी प्रचारिणी पत्रिका में पहले वर्ष में गंगा प्रसाद अग्निहोत्री ने समालोचना, बाबू जगन्नाथ दास रत्नाकर ने समालोचना दर्शन और अंबिका दत्त व्यास ने गद्य काव्य मीमांसा जैसे सैद्धांतिक आलोचना के गंभीर निबंध लिखे। इनमें रत्नाकर का निबंध ऐसे आन क्रिटिसिज्म का पद्यबंध अनुवाद है। कृपया नोट कर लीजिए कि रत्नाकर का निबंध जिसका नाम है ऐसे ऑन क्रिटिसिज्म गंगा प्रसाद अग्निहोत्री द्वारा लिखित निबंध समालोचना है। कृपया नोट कर लीजिए कि गंगा प्रसाद अग्निहोत्री द्वारा लिखे गए निबंध का नाम क्या है, समालोचन। इन लेखकों के अतिरिक्त नागरी प्रचारिणी पत्रिका द्वारा महावीर प्रसाद द्विवेदी, श्यामा सुंदर दास, मिश्र बंधु आदि के आलोचनात्मक निबंध भी प्रकाश में आए। इसके अतिरिक्त सुदर्शन 1900, सरस्वती 1900, समालोचना 1902 ने आधुनिक आलोचना को संवारने का कार्य किया। 20वीं शताब्दी में समीक्षा जगत में मिश्र बंधु डॉक्टर श्याम सुंदर द्वारा महावीर प्रसाद द्विवेदी, पद्म सिंह शर्मा, लाला भगवान दास, कृष्ण बिहारी मिश्र तथा रामचंद्र शुक्ल जैसी उल्लेखनीय प्रतिभाएं प्रविष्ट हुई और उनके योगदान से हिंदी समीक्षा को विकसित होने का अवसर मिला। आचार्य द्विवेदी ने सन 1900 में विक्रमांक चरित तथा नैषध चरित चर्चा लिखे। कृपया नोट कीजिए कि विक्रमांक चरित तथा नैषध चरित चर्चा यह किसके निबंध हैं, आलोचना है। कृपया माफ कीजिएगा, निबंध नहीं है, आलोचना है। तो आचार्य द्विवेदी प्रसाद जी की, और कौन से सन में इनकी रचना की गई है, तो 1900 में इनकी आलोचनात्मक रचना की गई है। मिश्र बंधु विनोद सन 1913 से 1915 के मध्य लिखा गया। आगे है कन्हैया लाल पोद्दार अलंकार प्रकाश तथा काव्य कल्पमुद्र, लाला भगवती दास अलंकार मंजूषा, जगन्नाथ प्रसाद भानु छंद प्रकार आदि अनेक सैद्धांतिक आलोचनात्मक लेख लिखे गए। इनके तुलनात्मक आलोचना भी लिखे गए।
कृष्ण बिहारी मिश्र देव और बिहारी, लाला भगवान दास का बिहारी और देव, पंडित पद्म सिंह शर्मा की बिहारी सतसई की भूमिका को विशेष ख्याति मिली। कृपया नोट कर ले कि पंडित पद्म सिंह शर्मा द्वारा लिखी गई कौन सी आलोचना है? बिहारी सतसई की भूमिका। आगे यहाँ पर क्लियर नहीं है, वाचन नहीं कर सकते, इसलिए हम आगे बढ़ते हैं। आगे है सन 1925 में तथा भ्रमर गीत सार 1926 में लिखी। उनका हिंदी साहित्य का इतिहास सन 1929 में प्रकाशित हुआ। कृष्ण शंकर शुक्ल, केशव की काव्य कला, कविवर रत्नाकर, आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र कृत, बिहारी की वाग्विभूति, गिरिजानंदन शुक्ल, गिरीश कृत महाकवि हरिऔंध, रामनाथ सुमन कृत प्रसाद की काव्यकला आदि में शुक्ल के पद चिन्हों पर चलकर हिंदी की व्यावहारिक आलोचना तथा इतिहास लेखन की परंपरा को पुष्ट किया। छायावाद के आविर्भाव के समय अनेक विरोधों के होते हुए भी दो आलोचकों शांतिप्रिया द्विवेदी तथा डॉक्टर नगेंद्र ने छायावाद को स्थापित करने में पूर्ण सहयोग दिया है। छायावादोत्तर काल में सबसे पहले आचार्य नंद दुलारे वाजपेयी आए। आधुनिक साहित्य, नया साहित्य, नए प्रश्न उनकी उल्लेखनीय कृतियां हैं। कृपया नोट करें, नंद दुलारे वाजपेयी जी की रचनाओं के नाम यहाँ पर दिए हैं। आधुनिक साहित्य, नया साहित्य, नए प्रश्न। आगे है आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी इस काल के प्रमुख आलोचक थे। कौन से? छायावादोत्तर काल के प्रमुख प्रकाशक आलोचक कौन थे? आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी। हिंदी साहित्य की भूमिका उनका प्रसिद्ध ग्रंथ है। कृपया नोट कर लीजिए, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का प्रसिद्ध ग्रंथ कौन सा है? हिंदी साहित्य की भूमिका। डॉक्टर नगेंद्र इस काल के महान आलोचक थे। देव और उनकी कविता में व्यावहारिक आलोचना को उन्होंने उत्कर्ष पर पहुंचाया। कृपया नोट कर लीजिए, पूछा जा सकता है कि देव और उनकी कविता में व्यावहारिक आलोचना किसने दर्शाई? इसका उत्तर होगा डॉक्टर नगेंद्र। आचार्य गुलाब राय सिद्धांत और अध्ययन तथा काव्य के रूप। आचार्य विश्वनाथ मिश्र वाङ्मय विमर्श, हिंदी साहित्य का अतीत आदि इस कोटि के अन्य आलोचक है। कृपया नोट करें, आचार्य गुलाब राय के आलोचना का विषय था सिद्धांत और अध्ययन तथा काव्य के रूप। आचार्य विश्वनाथ प्रसाद के आलोचना थी वाङ्मय विमर्श, हिंदी साहित्य का अतीत। इतना ही नहीं, वैज्ञानिक अनुसंधान एवं अध्ययन, स्वच्छंदतावादी आलोचना, मनोविश्लेषणात्मक आलोचना, ऐतिहासिक आलोचना, चरित्रमूलक समीक्षा आदि आलोचना के अन्य प्रकार भी आधुनिक समीक्षा जगत में दिखाई पड़ते हैं। वैज्ञानिक अनुसंधान एवं अध्ययन का सूत्रपात में PhD, MPhil और DLiT के लिए प्रस्तुत होने वाले शोध प्रबंधों के साथ हुआ। डॉक्टर पीताम्बर दत्त बड़थवाल, डॉक्टर जगन्नाथ शर्मा, डॉक्टर बलदेव प्रसाद मिश्र, डॉक्टर भगीरथ मिश्र, डॉक्टर ब्रजेश्वर शर्मा, डॉक्टर इंद्रनाथ मदन, डॉक्टर माता प्रसाद गुप्त, डॉक्टर लक्ष्मी सागर वार्णीय, डॉक्टर जगदीश गुप्त आदि के नाम उल्लेखनीय हैं। आगे दिया है स्वच्छंदतावादी आलोचना हिंदी साहित्य में छायावादी कृतियों के मूल्यांकन के प्रयत्न में प्रस्तुत हुई और प्रसाद पंत निराला व महादेवी ने स्वयं अपनी रचनाओं की भूमिका में काव्य की स्वतंत्र सत्ता व उनमें अनिर्निर्वित सौंदर्य की ओर संकेत किया। इन कवियों के अतिरिक्त गंगा प्रसाद पांडेय, इलाचंद जोशी, रामनाथ सुमन और विशंभर मानव उल्लेखनीय हैं। हजारी प्रसाद द्विवेदी, डॉक्टर नामवर सिंह की कतिपय कृतियों व निबंधों में ऐतिहासिक समीक्षा पद्धति के भी सुंदर उदाहरण दिख पड़ते हैं। तो इस प्रकार से हमारे आलोचना के अलग अलग विषय है, जैसे कि छायावाद और छायावादोत्तर काल, उसके बाद है स्वच्छंदतावादी, आगे है प्रगतिवाद। तो प्रगतिवाद आलोचना का मुख्य आधार मार्क्सवादी जीवन दर्शन है। कृपया नोट कर ले,
प्रगतिवादी आलोचना का मुख्य आधार कौन सा है? ऑप्शन में दिए जाएंगे, उसमें आपको चुनाव करना है। मार्क्सवादी जीवन दर्शन। मार्क्स का दर्शन द्वंद्वात्मक भौतिकवाद के नाम से प्रसिद्ध है। कृपया नोट कर लें, मार्क्स का दर्शन इनमें से कौन से नाम से प्रसिद्ध है, पूछा जा सकता है। तो हमारा सही उत्तर होगा द्वंद्वात्मक भौतिकवाद। आगे दिया गया है, इस दर्शन के अनुसार जगत के प्रत्येक वस्तु में परस्पर विरोधी तत्व विद्यमान रहते हैं, इनमें निरंतर द्वंद्व चलता रहता है। मार्क्सवादी आलोचना का उद्देश्य साहित्यिक कृति की अधिक पूर्णता के साथ व्याख्या करता है। विगत वर्षों में मार्क्सवादी समीक्षा के क्षितिज का पर्याप्त विस्तार हुआ है और अब वह कृति विशेष में निहित काव्यधारा का ही अनुसंधान नहीं करती, वरन कृति की संरचना का विश्लेषण करके उसके संपूर्ण सौंदर्य का अनुभव करती है। हिंदी में जब जटिल अनुभूतियां वाली नई कविता के विवेचन और मूल्यांकन का प्रश्न उठा, तो छायावादी संस्कारों से युक्त सौष्ठववादी समीक्षा व्यर्थ हुई। परंपरागत शास्त्रीय प्रतिमानों में रस अप्रासंगिक प्रमाणित हो गए। ध्वनि और वक्रोक्ति की उपयोगिता एक सीमा तक स्वीकार्य हुई, किंतु नए संदर्भ में उनके पुराणाख्यान की आवश्यकता का अनुभव किया गया। मार्क्सवादी समीक्षकों के लिए रचना की पूर्ण स्वायत्तता स्वीकार करना संभव नहीं था, इसलिए आरंभिक दौर में इसके प्रति उसका रुख नकारात्मक बना रहा। ऐसी स्थिति में कविता के नए प्रतिमानों की खोज में आंग्ल अमेरिकी साहित्य में प्रतिष्ठित नई समीक्षा से प्रेरणा और प्रभाव ग्रहण करना स्वाभाविक था। अतः हिंदी की नई समीक्षा की सीमाओं का बोध स्वयं अमेरिकी समीक्षकों को बहुत शीघ्र ही हो गया। 1952 ईस्वी तक आते आते शिकागो स्कूल के आलोचकों ने R.M. क्रेन के नेतृत्व में नए समीक्षकों का विरोध किया। उन्होंने प्रमाणित किया कि नई समीक्षा के औजारों से छोटी कविताओं का विश्लेषण भले ही कर लिया जाए, किंतु प्रबंध काव्यों, नाटकों तथा कथाकृतियों की समीक्षा के लिए वे बहुत उपयोगी नहीं हैं। नई समीक्षा की भांति कृति को स्वभाव मानने वाले एक अन्य समीक्षा पद्धति शैली विज्ञान भी है। शैली विज्ञान भाषा की वह वैज्ञानिक पद्धति है जिसमें भाषा के सभी अभिव्यंजक उत्पादनों, ध्वनि विज्ञान, छंदशास्त्र, पद विज्ञान, वाक्य विज्ञान, शब्दशास्त्र का समावेश किया गया है। नई समीक्षा और शैली विज्ञान में अंतर यह है कि शैली विज्ञान भाषा विज्ञान का पूरा आधार ग्रहण करके विश्लेषण के रूप में प्रवृत्त होता है, जबकि नई समीक्षा ऐसा नहीं करती। उसमें विसंगति, विडंबना, व्यंग, अनेकार्थकता, संकेतार्थ, संतुलन आदि जिन औजारों का प्रयोग किया जाता है वे भाषा विज्ञान के औजार नहीं हैं। आगे इतना भाग पढ़ने की जरूरत नहीं है, पर हिंदी के प्रमुख आलोचकों के नाम यहाँ पर दिए गए हैं और उनके बारे में जानकारी दी गई है, तो आइए इसे विस्तार में पढ़ते हैं। आगे हिंदी प्रमुख आलोचकों के नाम दिए हैं, उनमें सबसे पहला नाम है आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी। इनके बारे में बताया है, आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी जी का एक आलोचक के रूप में पहला मूल्यांकन आचार्य शुक्ल ने किया। कृपया नोट कर लीजिए कि आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी के आलोचक के रूप में सबसे पहला मूल्यांकन किसने किया है, तो उत्तर होगा आचार्य शुक्ल। उन्होंने यह तो स्वीकार किया कि किसी ग्रंथकार के गुण अथवा दोष ही दिखाने वाली पहली पुस्तक पंडित महावीर प्रसाद द्विवेदी जी की हिंदी कालिदास की आलोचना थी, किंतु एक समर्थ आलोचक के रूप में द्विवेदी जी के व्यक्तिमत्व को उन्होंने महत्व नहीं दिया। कृपया नोट कर लीजिए कि पंडित महावीर प्रसाद द्विवेदी द्वारा लिखित पहली आलोचनात्मक पुस्तक का नाम क्या है, उसका नाम है हिंदी कालिदास की आलोचना। द्विवेदी जी की विक्रमांक देवचरित चर्चा, नैषध चरित चर्चा, कालिदास की निरंकुशता आदि का उल्लेख करने के बाद उन्होंने लिखा, जो हो इन पुस्तकों को एक मोहल्ले में फैली बातों से दूसरे मोहल्ले वालों को कुछ परिचित कराने के प्रयत्न के रूप में समझना चाहिए, स्वतंत्र समालोचना के रूप में नहीं।
हिंदी साहित्य, इसमें नोट कर लीजिए कृपया द्विवेदी जी की अन्य आलोचना पुस्तकों के नाम यहाँ पर दिए गए हैं। उनमें से है विक्रमांक देवचरित चर्चा, नैषध चरित चर्चा, कालिदास की निरंकुशता। प्रश्न पूछा जा सकता है कि दिए गए ऑप्शंस में से कौन से आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी जी की आलोचनात्मक रचनाएं हैं। तो इनमें से हिंदी कालिदास की आलोचना, विक्रमांक देवचरित चर्चा, नैषेध चरित चर्चा, कालिदास की निरंकुशता आदि सब है। आगे दिया है शुक्ल जी ने द्विवेदी द्वारा की गई पुस्तक समीक्षा को अवश्य महत्व दिया, किंतु यह महत्व भाषा परिष्कार की दृष्टि से दिया गया है, विषय वस्तु के मूल्यांकन या विवेचन की दृष्टि से नहीं। आचार्य नंद दुलारी वाजपेयी ने द्विवेदी जी को नवयुग का प्रवर्तक तो स्वीकार किया, परंतु उनके आलोचक रूप का मूल्यांकन वे भी नहीं कर सके। आगे दिया है आचार्य द्विवेदी जी के साहित्य पर गंभीर शोध कार्य करने वाले डॉक्टर उदय भानु सिंह ने उनके व्यक्तिमत्व को पूरा सम्मान दिया। यह स्वीकार किया कि आचार्य द्विवेदी जी ने आलोचना को तप के रूप में स्वीकार किया था। आगे हमारे दूसरे आलोचक है आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी। आलोचक शुक्ल जी की सैद्धांतिक एवं व्यावहारिक दोनों प्रकार की आलोचनाएं हमारे सम्मुख है। आपकी व्यावहारिक आलोचना का प्रौढ़ रूप तुलसी और जायसी ग्रंथावली की भूमिकाओं, भ्रमर गीतासार की भूमिका तथा हिंदी साहित्य का इतिहास में प्रस्तुत विभिन्न कवियों के संक्षिप्त एवं सारगर्भित परिचयात्मक टिप्पणियों में प्रकट हुआ है। कृपया नोट कर लीजिए। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के आलोचना के नाम दिए हैं यहाँ पर। पहला है तुलसी और जायसी ग्रंथावली की भूमिकाओं, भ्रमर गीतासुर की भूमिका, और तीसरा है हिंदी साहित्य का इतिहास। आगे देखते हैं शुक्ल जी की समीक्षा का सैद्धांतिक आधार भारतीय रसवाद है। शुक्ल जी ने उसे सर्वथा पूर्ण मानदंड माना है। अपने जीवन की क्रिया भूमि, काव्य की भावभूमि और समीक्षा की विचार भूमि में अद्भुत सामंजस्य स्थापित किया। मनोवैज्ञानिक आधार पर विकसित एवं पुष्टि इसी रसदृष्टि के आधार पर आचार्य शुक्ल ने जायसी, सूर और तुलसी की श्रेष्ठ समीक्षाएं प्रस्तुत की। यहाँ पर नोट करने जैसी बात यह है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने जायसी, सूर और तुलसी इन तीनों के मिश्रण को त्रिवेणी संगम कहा है। इस पर प्रश्न भी पूछा जा सकता है या पूछा जाता है। आगे हमारे आलोचक हैं आचार्य नंद दुलारे वाजपेयी। आचार्य नंद दुलारे वाजपेयी जी का समस्त गद्य साहित्य उनके समीक्षक और विचारक व्यक्ति का साक्षी है। सन 1930 के आसपास श्री नंद दुलारे वाजपेयी प्रसाद पंत और निराला के समर्थक ओजस्वी आलोचक के रूप में हिंदी साहित्य में आए थे। कृपया नोट कर लीजिए कि 1930 के आसपास नंद दुलारे वाजपेयी पंत और निराला के समर्थक ओजस्वी आलोचक के रूप में आए थे। तो प्रश्न पूछा जा सकता है कि नंद दुलारे वाजपेयी किसके आलोचक के रूप में हिंदी साहित्य में आए थे। ऑप्शन में यदि दिया जाए प्रसाद पंत और निराला, तो यही आपका सही उत्तर होगा। और आपकी पहली कृति हिंदी साहित्य 20वीं शताब्दी ने सहसा हिंदी जगत का ध्यान आकृष्ट कर लिया। कृपया नोट कर लीजिए। आचार्य नंद दुलारे वाजपेयी जी की पहली कृति का नाम है हिंदी साहित्य 20वीं शताब्दी। आपकी दूसरी कृति जयशंकर प्रसाद प्रकाशित हुई। कृपया नोट कर लीजिए। आचार्य नंद दुलारे जी की दूसरी कृति का नाम क्या है? जयशंकर प्रसाद। आगे हैं अब तक आप में एक वस्तुमुखी दृष्टि का विकास हो चला था, फिर भी नीतिवादिता और शास्त्रीयता के स्थान पर आनंदवादी और स्वच्छंदतावादी दृष्टिकोण आपको अधिक मर्मस्पर्शी प्रतीत हुआ। इसके बाद तीसरी पुस्तक प्रेमचंद प्रकाशित हुई। कृपया नोट कर लीजिए। आचार्य नंद दुलारे वाजपेयी जी की तीसरी आलोचना पुस्तक का नाम है प्रेमचंद।
इसमें आपकी दृष्टि अधिक संतुलित और प्रेमचंद के सबल पक्ष को उभारा है। आपकी चौथी कृति आधुनिक साहित्य है। कृपया नोट कर लीजिए। आचार्य नंद दुलारे वाजपेयी की आलोचना की चौथी कृति है आधुनिक साहित्य। वाजपेयी जी ने साहित्य का विवेचन कई संदर्भों में किया। राष्ट्रीय साहित्यकार का दायित्व, समाज और साहित्य, सामयिक परिवेश और सामाजिक जीवन आदि कई निबंधों में साहित्य के संबंध में आपके विचार व्यक्त हुए। आगे के हमारे आलोचक हैं आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। पंडित हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का साहित्यिक व्यक्तित्व बहुआयामी है। वह जनचेतना की दृष्टि से साहित्य इतिहास के शोधकर्ता एवं व्याख्याता, सुधि विचारक, उपन्यासकार, ललित निबंधकार, संपादक तथा एक बहुआदृत एवं बहुश्रुत आचार्य के रूप में माने हैं। सूर साहित्य द्विवेदी जी की प्रथम रचना है। कृपया नोट कर लीजिए कि आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की प्रथम रचना का क्या नाम है, तो उत्तर है सूर साहित्य। हिंदी साहित्य की भूमिका के प्रकाशन के साथ द्विवेदी जी के साहित्यिक व्यक्तित्व को व्यापक स्वीकृति मिली। कृपया नोट कर लीजिए, हिंदी साहित्य की भूमिका किसका प्रकाशन है? इसका सही उत्तर है आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। एक वर्ष बाद द्विवेदी जी की परम प्रसिद्ध पुस्तक कबीर प्रकाशित हुई। तो प्रश्न पूछा जा सकता है कि प्रसिद्ध पुस्तक कबीर किसकी रचना है? तो प्रसिद्ध पुस्तक कबीर जो है आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की है। आगे है इसके बाद हिंदी साहित्य का आदिकाल, सहज साधना, कालिदास की लालित्य योजना, मध्यकालीन बोध का स्वरूप, नाथ साहित्य आदि प्रकाशित हुए। कृपया नोट कर लीजिए। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा लिखित और आलोचना पुस्तकों के नाम यहाँ दिए हैं। उनमें प्रमुख है हिंदी साहित्य का आदिकाल, सहज साधना, कालिदास की लालित्य योजना, मध्यकालीन बोध का स्वरूप, नाथ साहित्य। प्रश्न पूछा जा सकता है कि इनमें से किस लेखक आलोचक की यह आलोचना है? तो ऑप्शन में ये सब दिया जा सकता है और आपको उसका उत्तर सही लिखना है। द्विवेदी जी सूर, कबीर, कालिदास और रविंद्र की कृतियों के मूल्यांकन में प्रवृत्त हुए हैं। कृपया नोट कर लीजिए। द्विवेदी जी सूर, कबीर, कालिदास और रविंद्र की कृतियों के मूल्यांकन में प्रवृत्त हुए हैं। इनके पास रचना की श्रेष्ठता का इतना बड़ा प्रतिमान है कि उससे वे एक साथ प्राचीन, मध्यकालीन और आधुनिक कवियों का मूल्यांकन कर लेते हैं। इन्होंने इतिहास के जड़ तथ्यों की खोज में समय नहीं गंवाया है। उनका सारा चिंतन मानव सापेक्ष है। आगे दिया है डॉक्टर नगेंद्र ने अंग्रेजी साहित्य के संस्कारों को आत्मसात करके हिंदी साहित्य में प्रवेश किया। इसलिए साहित्य के संबंध में उनकी धारणाओं का मूल आधार अंग्रेजी साहित्य के कवियों और आलोचकों की मान्यताओं से प्रेरित है। हिंदी और प्रवृत्त होने वाली उन्हें प्रोफेसर प्रकाश चंद्र गुप्त और बाबू गुलाब राय से प्रेरणा मिली थी। कृपया नोट कर लीजिए, डॉक्टर नगेंद्र को किनके द्वारा प्रेरणा मिली थी? प्रोफेसर प्रकाश चंद्र गुप्त और बाबू गुलाब राय। आगे है डॉक्टर नगेंद्र ने छायावाद से चलकर नई कविता तक के पूरे काव्य विकास और उसके समांतर विकसित समीक्षा दृष्टि को देखा परखा। हिंदी साहित्य के मूल्यांकन के लिए जिस व्यापक और निर्मल दृष्टि की आवश्यकता है, डॉक्टर नगेंद्र ने यथासंभव उसका विकास विभिन्न प्रेरणा सूत्रों के संग्रंथन तथा व्यापक अध्ययन से उपलब्ध निर्धारक उत्पादनों के संयोजन के माध्यम से कर लिया है। डॉक्टर नगेंद्र ने आलोचना की आस्था 1966 ईस्वी से निबंध संग्रह में संग्रहित प्रथम 3 निबंधों के लिए अंतर्गत अपनी साहित्यिक मान्यताओं को स्पष्ट किया है। कृपया नोट कर लीजिए। आलोचक की आस्था 1966, यह किसका निबंध है? यह किसकी आलोचना पुस्तक है? डॉक्टर नगेंद्र। आगे दिया है
डॉक्टर नगेंद्र की आलोचना पद्धति को आचार्य शुक्ल की व्याख्यात्मक पद्धति का ही विकसित रूप कहा जा सकता है। डॉक्टर नगेंद्र ने अपनी प्रथम कृति सुमित्रानंदन पंत के प्रकाशन के साथ ही हिंदी आलोचना के क्षेत्र में अपना गौरवपूर्ण स्थान बना लिया था। कृपया नोट कर लीजिए कि डॉक्टर नगेंद्र की पहली अपनी प्रथम कृति का नाम क्या है? सुमित्रानंदन पंत। आगे दिया है डॉक्टर रामविलास शर्मा। डॉक्टर रामविलास शर्मा हिंदी के प्रख्यात मार्क्सवादी समीक्षक, विचारक, भाषाविद एवं कवि है। उनका कृतित्व हिंदी की उपलब्धि है। प्रेमचंद, भारतेंदु, युग, निराला, प्रगति और परंपरा, साहित्य और संस्कृति, भारतेंदु हरिश्चंद्र, भाषा, साहित्य और संस्कृति, प्रगतिशील साहित्य की समस्याएं, आचार्य रामचंद्र शुक्ल और हिंदी आलोचना, लोक जीवन और साहित्य, निराला की साहित्य साधना, भारतीय साहित्य के इतिहास की समस्याएं, मार्क्स और पिछड़े हुए समाज आदि आपकी अनेक कृतियां प्रकाशित हो चुकी हैं। कृपया इन सभी को नोट कर लीजिए। इनमें से भी कोई भी ऑप्शन में देकर पूछा जा सकता है कि निम्नलिखित में से डॉक्टर रामविलास शर्मा की आलोचनात्मक रचनाएं कौन कौन सी हैं। आगे दिया है डॉक्टर रामविलास शर्मा ने अपने समीक्षात्मक निबंधों में साहित्य, कला, सौंदर्य, समीक्षा आदि के संबंध में अपनी मान्यताएं प्रस्तुत की है और अपनी व्यावहारिक समीक्षाओं में उनके अनुकूल आचरण प्रदान करते हुए कवियों एवं साहित्यकारों की मूल्यांकन किया है। आगे हमारे आलोचक है डॉक्टर नामवर सिंह। हिंदी के मार्क्सवादी समीक्षकों में डॉक्टर नामवर सिंह का विशिष्ट स्थान है। कृपया नोट कर लीजिए। पूछा जा सकता है कि डॉक्टर नामवर सिंह इनमें से कौन से समीक्षक हैं, तो उसका उत्तर होगा मार्क्सवादी समीक्षक। रचना विशेष के ऐतिहासिक संदर्भ, उसमें अंतर्निहित विचारधारा तथा उसके स्वरूप, उसके रूपबंध और कला चेतना को परखने की आपकी क्षमता निर्विवाद है। आपकी प्रमुख कृतियां हैं हिंदी के विकास में अपभ्रंश का योग, इतिहास और आलोचना, आधुनिक साहित्य की प्रवृत्तियां। कृपया नोट कर लीजिए। डॉक्टर नामवर सिंह की प्रमुख कृतियों के नाम यहाँ पर दिए गए हैं। उनमें से पहला है हिंदी के विकास में अपभ्रंश का योग, दूसरा है इतिहास और आलोचना, तीसरा है आधुनिक साहित्य की प्रवृत्तियां। आगे दिया है नामवर सिंह नई कहानी के सूदी समीक्षक है। उनकी कहानी नई कहानी पुस्तक में 1958 से 1965 इस के बीच लिखे गए कहानी समीक्षा संबंधी निबंध संग्रहित है। कृपया नोट कर लीजिए। उनकी कहानी नई कहानी पुस्तक, और वो कौन से साल में प्रकाशित हुई? 1958 से 1965 के बीच में। और उनकी आगे नामवर सिंह की नवीनतम प्रकाशित पुस्तक वाद विवाद संवाद 1989 में है। कृपया नोट कर लीजिए। सन 1982 में नामवर सिंह की पुस्तक दूसरी परंपरा की खोज प्रकाशित हुई। कृपया नोट कर लीजिए। पूछा जा सकता है कि इनमें से दूसरी परंपरा की खोज के लेखक कौन हैं। यह पुस्तक आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी को दृष्टि में रखकर लिखी गई है। डॉक्टर नामवर सिंह इसी परंपरा को हिंदी साहित्य की प्रगतिशील परंपरा मानते हैं और इसी को केंद्र में रखकर हिंदी साहित्य के इतिहास की व्याख्या करने में प्रवृत्त हैं। आगे पाठ का सार दिया हुआ है, जिसमें बताया गया है कि किसी वस्तु या कृति की सम्यक व्याख्या, उसका मूल्यांकन करना ही आलोचना है। आलोचना एक और सत्साहिक के निर्माण को प्रोत्साहन देती है, तो दूसरी ओर असत साहित्य के निर्माण में गत्यारोप संबंध को भी एक सामान्य भावभूमि पर उपस्थित करती है। इसे इतना पढ़ने की जरूरत नहीं है। आगे दिया है कि भक्तिकालीन ग्रंथों में हिंदी आलोचना का प्रारंभिक रूप मिलता है। नायिका भेद के संकेत सूर की साहित्य लहरी तथा नंददास की रसमंजरी में विद्यमान है। कृपया नोट कर लीजिए। नायिका भेद के संकेत सूर की साहित्य लहरी में विद्यमान है तथा नंददास की रसमंजरी। तो प्रश्न पूछा जा सकता है कि साहित्य लहरी किसकी रचना है, तो यह सूर की रचना है, और नंददास की रसमंजरी
केशवदास की कवि प्रिया तथा रसिक प्रिया में लक्षण निरूपण को प्रस्तुत किया गया है। प्रश्न पूछा जा सकता है कि इनमें से केशवदास की रचनाएं कौन कौन सी हैं, तो एक है कवि प्रिया और दूसरी है रसिक प्रिया। तो इस प्रकार से हमारा यह आलोचना, हिंदी आलोचना का भाग खत्म होता है। आगे दिया है यहाँ पर अभ्यास। इसमें दिया गया है कि निम्नलिखित विकल्पों में से सही विकल्प चुनकर उसकी संख्या कोष्टक में लिखिए। प्रश्न 1 है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल किस प्रकार आलोचक थे? एक है सैद्धांतिक, दूसरा स्वच्छंदवादी, तीसरा है व्यवहारिक, चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है सैद्धांतिक। किन ग्रंथों में हिंदी आलोचना का प्रारंभिक रूप मिलता है? भक्तिकालीन, वीर गाथाओं, आधुनिक काल के ग्रंथों में, या चौथा है संस्कृत ग्रंथों में। तो इसका उत्तर है, सही उत्तर है आधुनिक काल ग्रंथों में। आगे प्रश्न दिया है, पंडित पद्म सिंह शर्मा की किस पुस्तक को अत्यधिक ख्याति मिली? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है बिहारी सतसई की भूमिका। आगे प्रश्न दिया हुआ है, डॉक्टर नामवर सिंह द्वारा कौन सी पुस्तक संपादित हुई? ऑप्शन है कहानी और कहानी, दूसरा ऑप्शन है कविता, तीसरा है उपन्यास, चौथा है नाटक। तो इसका सही उत्तर है कहानी और कहानी। आगे प्रश्न पूछा गया है, हिंदी भाषा का विकास नामक कृति किस लेखक द्वारा संपादित हुई है? ऑप्शन में दिया गया है रामचंद्र शुक्ल, डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा, डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी और चौथा है डॉक्टर नगेंद्र। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन 4 डॉक्टर नगेंद्र। कृपया आपको बता दूं कि इस प्रकार के प्रश्न सीधे प्रश्न यानी कि एक वाक्य में पूछे जाते हैं, जिनको ऑप्शन में से एक ऑप्शन चुनकर इस प्रश्न का उत्तर दिया जाता है। तो इस प्रकार का अभ्यास आपके बहुत काम आएगा। आगे हमारा अभ्यास है हिंदी साहित्य की गद्य विधाओं में। आगे हमारा अभ्यास है हिंदी निबंध, जिसकी प्रस्तावना दी गई है। इसको इतना पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। आगे हम पढ़ेंगे हिंदी निबंध की परिभाषाएं एवं अर्थ। निबंध को परिभाषा में बांधना कठिन है। परिभाषित करने में निबंध बंधनहीन प्रतीत होता है। हिंदी में निबंध शब्द का प्रयोग अंग्रेजी के ऐसे के अर्थ में होता है, यानी कि निबंध को इंग्लिश में ऐसे कहते हैं। जॉनसन ने ऐसे को मुक्त मन की मौज, नियमबद्ध और व्यवस्थित कृति माना है। इसका अर्थ यह हुआ है कि निबंधकार विषय प्रतिपादन में किसी कार्य कारण श्रृंखला या अंतिम नियम का पालन करने के लिए बाध्य नहीं है। वह बीच बीच में विषयांतर भी कर सकते हैं। ऐसे की उपयुक्त परिभाषा 16वीं और 17वीं शताब्दियों के पाश्चात्य निबंधकारों की रचनाओं को ध्यान में रखकर की गई है। कृपया नोट कर लीजिए। पूछा जा सकता है कि ऐसे की परिभाषा कौन से सदी में शुरू हुई है? तो इनमें ऑप्शन में पूछा जा सकता है, तो आप उत्तर दे सकते हैं 16वीं और 17वीं शताब्दी। हिंदी के निबंधों का यद्यपि अपना व्यक्तित्व है, तथापि इस विषय के पश्चिम से आने के कारण ऐसे ही परिभाषा को हम लगभग इसी रूप में हिंदी निबंध पर भी लागू कर सकते हैं। सामान्य रूप से कहा जा सकता है कि मध्यम आकार की ऐसी रचना जो एक सीमित विषय पर अधिकतर गद्य में लिखी जाती हैं, उसे निबंध कहते हैं। तो यहाँ पर बताया गया है कि निबंध शब्द को नी यह उपसर्ग लगाया गया है। आगे है अंग्रेजी में इसके जो निबंधकार हैं उन्होंने निबंध किसे कहते हैं इसके बारे में अपने अपने मत दिए हैं। यह इतना पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। आगे दिए हैं निबंध के तत्व। कृपया इन्हें नोट कर लीजिए कि निबंध के तत्वों के बारे में भी विद्वानों में बड़ा मतभेद है। कुछ विद्वान उन्मुक्तता और वैयक्तिकता की छाप को ही निबंध के तत्व स्वीकारते हैं। तो इसमें से पूछा जा सकता है डॉक्टर दशरथ ओझा ने निबंध के कितने तत्व माने हैं? तो डॉक्टर दशरथ ओझा ने निबंध के 6 तत्व माने हैं और उन 6 तत्वों का नाम है, कृपया नोट कर लीजिए। एक है गद्य रचना,
दूसरा व्यक्तित्व, तीसरा एक सूत्रता, चौथा है रोचकता, पांचवा है भावों का पुट, छठवा है औपचारिकता का अभाव। आगे है डॉक्टर दान बहादुर पाठक ने निबंध के 7 तत्व बतलाए हैं। कृपया नोट कर लीजिए। पूछा जा सकता है कि डॉक्टर दान बहादुर पाठक के मतानुसार निबंध के कितने तत्व हैं। तो इनके मतानुसार निबंध के 7 तत्व हैं। और डॉक्टर दशरथ ओझा के अनुसार निबंध के कितने तत्व हैं। तो डॉक्टर दशरथ ओझा के निबंध के 6 तत्व उन्होंने माने हैं। आगे डॉक्टर दान बहादुर पाठक ने निबंध के जो 7 तत्व माने हैं उनमें पहला है व्यक्तित्व, दूसरा है विचार स्वातंत्र्य, तीसरा लघु आकार, चौथा एक सूत्रता, पांचवा है निजी अनुभूति और छठवा है सजीव भाषा शैली और सातवां है प्रभावी उत्पादकता। आगे दिया है हिंदी निबंध का विकास। हिंदी निबंध आधुनिक गद्य साहित्य की महत्वपूर्ण उपलब्धि है जिसका उदय भारतेंदु हरिश्चंद्र मैगजीन तथा हरिश्चंद्र चंद्रिका के आविर्भाव के अंतर्गत ही हुआ है। कृपया नोट कर लीजिए। हिंदी निबंध का जो गद्य साहित्य है उसकी उपलब्धि कहाँ से हुई है? हरिश्चंद्र मैगजीन तथा हरिश्चंद्र चंद्रिका। या फिर पूछा जा सकता है कि हरिश्चंद्र मैगजीन तथा हरिश्चंद्र चंद्रिका किसकी उपलब्धि है? तो यह भारतेंदु की उपलब्धि है। इस प्रकार हिंदी निबंध का प्रारंभ 1872 से मानना तर्कसंगत है। कृपया नोट कर लीजिए। हिंदी निबंध का उद्भव कब से, कौन से सन से माना गया है? तो 1872। आगे बताया गया है कि सन 1900 में आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने उसे परिष्कृत बनाया और सन 1920 में आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी निबंध को विकास के साथ साथ प्रौढ़ता प्रदान की। सन 1940 में हिंदी निबंध का पर्याप्त प्रसार हुआ और उसमें वैविध्य के दर्शन भी हुए। कृपया नोट कर लीजिए। सन 1940 में हिंदी निबंध का पर्याप्त प्रसार हुआ और उसमें वैविध्य के दर्शन भी हुए। इस काल में आकार निबंध विषय पद्धति मान्यता एवं शैलियों में पर्याप्त नवीन प्रयोग हुए। हिंदी निबंध के इस क्रमिक विकास को 4 युगों में बांटा गया है। उन युगों का नाम यहाँ पर बताया गया है। एक है भारतेंदु युग सन 1873 से सन 1900 तक। दूसरा है द्विवेदी युग सन 1900 से लेकर 1920 तक। तीसरा है शुक्ल युग सन 1920 से लेकर 1940 तक। और चौथा है शुक्लोत्तर युग सन 1940 से लेकर सन 1950 तक। कृपया नोट कर लीजिए। इसमें प्रश्न पूछा जा सकता है कि दिए गए में से कौन सा सत्य है और असत्य है। तो इनको आप ठीक से दिए गए कालावधि अनुसार पढ़िए तो आप इस प्रश्न का उत्तर सही दे पाएंगे। आगे इसका विश्लेषण करते हुए बताया है। नंबर 1 भारतेंदु युग। भारतेंदु युग निबंध का प्रारंभिक युग है। भारतेंदु जी ने अपनी प्रतिभा के द्वारा हिंदी निबंध के विकास में योग दिया। इस युग के सामाजिक और धार्मिक दोनों ही विषयों पर निबंध लिखे गए। इस युग के निबंधकारों के समक्ष निबंध का कोई सर्वमान्य रूप नहीं था। भारतेंदु जी के सहयोगी निबंधकारों में पंडित बालकृष्ण भट्ट, प्रताप नारायण मिश्र, अंबिका दत्त व्यास, श्रीनिवास दास, राधाचरण गोस्वामी और बाल मुकुंद गुप्त यह नाम विशेष उल्लेखनीय है। कृपया नोट कर लीजिए। पूछा जा सकता है कि भारतेंदु युगीन निबंधकारों के नाम, सहयोगी निबंधकारों के नाम इनमें से कौन से हैं? तो इनमें विशेष नाम है पंडित बालकृष्ण भट्ट, प्रताप नारायण मिश्र, अंबिका दत्त व्यास, श्रीनिवास दास, राधाचरण गोस्वामी और बाल मुकुंद गुप्त। आगे है द्विवेदी युग। इसमें प्रमुखता बताया है कि द्विवेदी जी के सहयोगी निबंधकारों के नाम हैं पंडित माधवराव मिश्र, चंद्रधर शर्मा गुलेरी, बाबू गोपाल राम गहमरी, पंडित पद्म सिंह शर्मा, मिश्र बंधु जगन्नाथ प्रसाद चतुर्वेदी, किशोरी दास वाजपेयी आदि महत्वपूर्ण। इन्होंने इतिहास, राजनीति, धर्म, साहित्य, मनोविज्ञान आदि विषयों को लेकर निबंधों की रचना की है।
कृपया नोट कर लीजिए। पूछा जा सकता है कि पंडित शुक्ल जी के युग के सहयोगी निबंध कलाकारों के नाम इनमें से कौन से हैं? तो सियाराम शरण गुप्त, गुलाब राय, माखनलाल चतुर्वेदी, पदुम लाल, पुन्नालाल बख्शी, जयशंकर प्रसाद, बनारसी दास चतुर्वेदी, पंडित श्रीराम शर्मा, पीताम्बर दत्त बड़तवाल, रायकृष्ण दास निराला, सुमित्रानंदन पंथ, राहुल सांकृतायन, धीरेन वर्मा, आचार्य नंद दुलारे वाजपेयी, हजारी प्रसाद द्विवेदी आदि इनके प्रमुख है। आगे दिया है पंडित शुक्लोत्तर युग के निबंध साहित्य में विस्तार एवं विविधता के दर्शन होते हैं। इन निबंधकारों पर आचार्य शुक्ल और उनके सहयोगी निबंधकारों का पूर्ण प्रभाव है। इस युग के निबंधों में भावाभिव्यक्ति को अधिक सरल भाषा को परामर्जित एवं व्यंजना शक्ति से पूर्ण बनाया गया है। इस युग के प्रसिद्ध निबंधकारों में आचार्य नंद दुलारे वाजपेयी, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, डॉक्टर रामविलास शर्मा, डॉक्टर नागेंद्र, डॉक्टर विद्यानिवास मिश्र, शांतिप्रिय द्विवेदी, जैनेन्द्र अज्ञेय आदि प्रमुख नाम हैं। कृपया नोट कर लीजिए। शुक्लोत्तर युग के निबंधकारों में आचार्य नंद दुलारे वाजपेयी, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, डॉक्टर रामविलास शर्मा, डॉक्टर नागेंद्र, डॉक्टर विद्यानिवास मिश्र, शांति प्रिय द्विवेदी, जैनेन्द्र और अज्ञेय। पूछा जा सकता है कि इनमें से कौन शुक्लोत्तर युग के प्रसिद्ध निबंधकारों में से हैं? तो इन सभी के नामों में से जो दिए गए ऑप्शन में है आप उनका चुनाव कर सकते हैं। आगे है नवनिबंध लेखन। इसमें हमें इतना पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, पर आगे जो दिया है, डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी इस परंपरा के प्रथम ललित निबंधकार हैं, जिनके निबंधों में सचमुच अशोक के फूल और जैसी रागात्मकता है, शिरीष के पुष्प जैसी अल्लड़ता है, कुटज जैसी मनमौजी प्रवृत्ति है, देवदारू जैसी उल्लास समयी मनोवृत्ति है तथा बसंत जैसी मादकता है। कृपया नोट कर लीजिए। डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा लिखे गए ललित निबंधों के यहाँ पर नाम दिए गए हैं, जिसमें से एक है अशोक के फूल, कुटज, शिरीष पुष्प और देवदारू, बसंत आदि इनके द्वारा लिखे गए ललित निबंधों के नाम हैं। वहीं आगे दिया है, श्री कुबेरनाथ राय का नाम अद्यवत ललित निबंधकारों की श्रेणी में लिखा जाता है। आपने सैकड़ों निबंध, लेख, रिपोर्टाज आदि लिखकर हिंदी गद्य को समृद्ध किया है। बाबू गुलाब राय के व्यक्ति प्रधान ललित निबंधों में उनके वैयक्तिक जीवन की छाप अधिक है। विद्यानिवास मिश्र ने अधिकतर ललित निबंध लिखे। कृपया ये बहुत ही इम्पोर्टेंट पोर्शन है, इसे नोट कर लीजिए। विद्यानिवास मिश्र द्वारा लिखे गए निबंधों के नाम यहाँ पर बताए हैं। उनमें से प्रमुख है तुम चंदन हम पानी, बसंत आ गया, बंजारा मन, परदेसी की पाती आदि। बाबू गुलाब राय के ठलुआ क्लब, मेरी असफलताएं, फिर निराशा क्यों, डुकरिया पुराण। इसी प्रकार शिव प्रसाद सिंह की शिखरों का सेतु, विवेकी राय का फिर बैतलवार डाल पर, लक्ष्मी चंद्र जैन का कागज की कश्तियाँ, नए रंग नए ढंग, मोहन राकेश का परिवेश, कौशल्यायन के जो मैं भूल न सका, जो मुझे लिखना पड़ा, रेल का टिकट उल्लेखनीय निबंध संग्रह है। कृपया नोट कर लीजिए फिर से एक बार। यहाँ पर नाम दिए गए हैं विद्यानिवास मिश्र जी और दिए गए हैं बाबू गुलाब राय, शिव प्रसाद सिंह और लक्ष्मी चंद जैन और मोहन राकेश, इन सभी के प्रमुख निबंधों, और कौशल्यायन, इन सभी के प्रमुख निबंधों के नाम दिए गए हैं।
तो इस प्रकार से कृपया इन्हें नोट करते चलिए। इसमें प्रश्न पूछे ही जाते हैं, हर साल इस पर प्रश्न आते ही आते हैं। तो इस प्रकार से आज हमने हिंदी साहित्य की गद्य विधाओं में हिंदी निबंध के जो भाग 4 हम कर चुके हैं। 5वें में हमने यह सब विद्या निवास मिश्र जी और बाबू गुलाब राय, शिव प्रसाद सिंह और लक्ष्मी चंद जैन और कौशल्यायन के कौन कौन से प्रमुख निबंध हैं उनके नाम हमने लिख लिए हैं। आने वाले अगले वीडियो में हम हिंदी साहित्य की गद्य विधाओं में हिंदी निबंध का जो आगे का पोर्शन है उसे पढ़ेंगे और उसके बाद होगा हमारा हिंदी की अन्य गद्य विधाएं। तो इस प्रकार से आज का यह भाग हमारा यहीं समाप्त होता है। मिलते हैं आगे के भाग में, तब तक के लिए आज्ञा दीजिएगा। नमस्ते।